नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की। कच्चे तेल की आयात की निर्भरता को कम करने और किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का ऐलान किया है। इसकी घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब हमारे पास गन्ना समेत दूसरी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और शुगर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हमारे देश में अभी पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने की इजाजत है, जिसे बढ़ाकर 15 और फिर 20% करने की योजना है। क्रूड इंपोर्ट पर 5.65 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हर दिन कई सौ करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद होता है। इसे रोकने के लिए ये बायोफ्यूल नीति कारगर हो सकती है। नई नीति में बायोफ्यूल की अलग अलग कैटेगरी तय की गई हैं, जैसे बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल, बायो सीएनजी वगैरह, जिसके चलते अलग कैटेगरी के हिसाब से उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सके। नीति में गन्ने का रस, चीनी और दूसरी वस्तुओं जैसे चुकंदर, स्वीट सॉर्गम की अनुमति देकर एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाने की ओर भी कदम उठाने की बात कही गई है। तो समझेंगे इस नई बायोफ्यूल पॉलिसी को, भारत की जरूरतों को और इसके लक्ष्यों और इसके सफर को। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। शुभम भट्टाचार्य हैं, सलाहकार संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड से। शुभम, स्वागत है आपका। अजय शंकर साहब हैं, पूर्व मुख्य सलाहकार योजना आयोग और आप केंद्र में अलग अलग विभागों में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर वी.के. विजय हमारे साथ हैं, आईटी दिल्ली से, और आप एक्सपर्ट हैं एथेनॉल और इस पूरी की पूरी नीति को लेकर। अगर मैं कहूँ, शुरुआत में विजय साहब आपसे करना चाहूंगा, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 बहुत, मैं कहूं कि बड़े पैमाने पर इसका दायरा बढ़ाया गया है, कैटेगरी बनाई गई है। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो आज देश को इसकी जरूरत क्यों है और लक्ष्य क्या है जिसे हम इसके जरिए हासिल करना चाहते हैं? आज अगर हम देश की आवश्यकताओं पर ध्यान दें तो हमें लगता है कि डीजल, पेट्रोल, क्रूड पेट्रोलियम, सीएनजी सभी चीज़ों का हम अधिकतर बाहर से आयात करते हैं और केवल 18% हम अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। जब हम 82% बाहर पर निर्भर हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एक क्रूशियल स्टेज पे आ जाती है कि अगर कभी भी विश्व में कोई भी परिस्थिति ऐसी हो कि बाहर से हमारे पास फ्यूल आना बंद हो जाए तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी। साथ में ही जो हमारे देश में कृषि है, जो हमारे देश में जो चीज़ें पैदा होती हैं, उनके आधार पे अगर हम देखें तो हम चाहते हैं कि ये सरकार चाहती है कि हमारे किसान की आमदनी किस तरह से 2022 तक डबल हो। और उसी दिशा में अगर हम एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, वेस्ट, जितने भी हमारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैं या सॉलिड वेस्ट हैं या काउडंग है, अगर इन चीज़ों का उपयोग ढंग से करने लग जाएं तो हम काफ़ी मात्रा में उससे जैविक फ्यूल, हम ईंधन पैदा कर सकते हैं और उससे देश में जो आयात आता है उसको हम कमी कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर देखें तो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का हम इंपोर्ट करते हैं। ये इस नेशनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्रिटिकल इशू है, जिसको कि हमको आगे आने वाले कुछ वर्षों में सीरियस रूप से ध्यान देना होगा कि हम किस तरह से सेल्फ रिलायंस एनर्जी की तरफ सिस्टम बढ़ाएं। ओके सर, जिस तरीके से इस पॉलिसी को हम देख रहे हैं और ख़ासतौर पर एथेनॉल को 10% से 15% तक ले जाने की बात है, पेट्रोल में मिलावट की बात करें, इसे आप कैसे देखते हैं? और जो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं, यानी कि कच्चा माल अगर कहें, उसका दायरा भी इस पॉलिसी में बढ़ाया गया है, क्या ये उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुनासिब दिख रहा है? और जिस तरीके से दायरा या कैटेगरी बढ़ाई गई है, उसके किस तरीके के फ़ायदे होंगे? मेरा तो मानना है कि जो दायरा बढ़ाया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसको आप देखें एक शॉर्ट टर्म व्यू से, अगले कुछ वर्षों के दृष्टिकोण से, और एक लंबे अरसे के। तो अगर शॉर्ट टर्म में हम देखें थोड़े समय में, तो जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है और जो गन्ने का उत्पादन होता है, तो शुगर की मांग में और उत्पादन में बढ़ाव चढ़ाव होता है। तो जो जितना भी सरप्लस एथेनॉल है उसका अगर पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ ब्लेंडिंग में उसका उपयोग हो जाए तो सबका फायदा है उसमें, और लक्ष्य इसीलिए रखा गया है कि उस प्रतिशत को हम बढ़ाएं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ इस पॉलिसी में है कि इसका दायरा बढ़ाया गया है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी कृषि में उत्पादन होता है
उसका हम पूर्ण तरह से सदुपयोग करें। तो जैसे अभी वायु के प्रदूषण को लेके चले तो क्या समस्या है कि जो धान की फसल होती है उसके बाद तुरंत गेहूं की फसल उनको करनी होती है तो उसको जला देते हैं, क्योंकि और कुछ करने के साधन नहीं। जी। तो अगर वो हम किसी तरीके से उनसे हम ले सकें, उसकी कीमत दे सकें, उसका हम क्लीन एनर्जी की ओर उपयोग कर सकें, तो टेक्नोलॉजी हो जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से उससे कोई भी फ्यूल बन सके, या उससे हम ब्रिकेट्स बना सकें और थर्मल पावर स्टेशन में ले जाएं, तो किसान का भी फ़ायदा होगा, बीच में जो लोग जिनको रोज़गार मिलेगा उनको फ़ायदा होगा और वातावरण सुधरेगा। तो जो नई चीज़ें हैं जिसमें कि हम फ्यूल बनाने की सोच रहे हैं, उसमें सबसे अधिक संभावना है। उसमें चुनौतियां भी हैं, कुछ तकनीकी चुनौतियां हैं, कुछ कॉस्ट की चुनौतियां हैं, और कुछ नई चीज़ों की, जैसे आपने जिक्र किया कि नए पदार्थ हैं उनका उपयोग हो, उसका दुनिया में ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम कर लेंगे तो हम दुनिया के आगे हो जाएंगे। और इथेनॉल के साथ साथ साइंटिस्ट आजकल कह रहे हैं कि मेथनॉल की भी संभावना है। तो क्या हम मेथनॉल की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? क्या कौन सस्ता पड़ेगा हमारे लिए? और जो सस्ता पड़ेगा उसमें अगर हम रिसर्च करके दुनिया के आगे बढ़ जाएं तो हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, वातावरण को बहुत फ़ायदा होगा, और जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। लेकिन मेरे विचार में जो किसानों का फ़ायदा हो, जो कुछ भी खेत से निकलता है उसका सदुपयोग हो, वातावरण का प्रदूषण न हो, वो अधिक महत्वपूर्ण है। और निर्यात आयात तो एक सेकंड आता है। एक बात और है जो कि आवश्यक है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक जिसको कहते हैं होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। तो जैसे एक समय में हुआ था कि हम जेट्रोफा से बायोडीजल बहुत बनाएंगे जी। फिर मैंने उसको एक समय देखा तो ये था कि अब जेट्रोफा के लिए हमें सिंचाई के पानी की ज़रूरत है, तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम खाद्यान्न बना सकते हैं तो उससे हमें जेट्रोफा करने की तब ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जेट्रोफा अब आगे नहीं बढ़ा। वैसे एक बार जॉर्ज बुश ने कहा था कि हम कॉर्न से तेल बनाएंगे, तो कॉर्न की कीमत बहुत बढ़ गई, तो पूरे विश्व में खाद्यान्न की कीमत बढ़ने लगी, तो हुआ कि ये ठीक नहीं है, व्यावहारिक होना चाहिए। हाँ, तो एक प्रैक्टिकल होलिस्टिक व्यू होना चाहिए जिसमें फूड को प्राइमेसी मिले और फूड के जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं उसका पूरा ढंग से, सही ढंग से सदुपयोग। ओके, शुभमय, क्योंकि जब भी मैं कहूँ बायोफ्यूल इस तरह की बात आती है, हम देखते हैं कि जो इम्पोर्ट हमारा डिसबैलेंस दिखता है, और संसद में बताया भी गया कि इस साल 17-18 में करीब 150 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति होने की उम्मीद है, जिसके चलते 4000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी। इस बायोफ्यूल पॉलिसी में, जैसा कि कहा सर ने, उससे अलग अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, क्या और ऐसे प्लस पॉइंट है जिस पर फोकस के साथ साथ व्यवहारिक जो है ज़मीन पर हम उतारने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि इसका एक बड़ा ड्रॉबैक कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए एक बड़े निवेश की ज़रूरत है, वो अभी कहीं नहीं है। बिल्कुल, इंटेंशन एक जगह है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चुनौती है। अजय शंकर जी जो कह रहे हैं, प्रोफेसर विजय जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसको लाना चाहते हैं 10% से 15%, तो या इवन 10% को इस टेबल में रखने का सबसे बड़ा चीज़ है, आप इसके लिए चाहिए कंपनी। जो कंपनियां बने IOC, BPCL, HPCL के लेवल में, क्योंकि हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्केल में पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या स्टेट सपोर्टेड कंपनीज़ हो या जॉइंट सेक्टर कंपनीज, उस तरह की कंपनी बनाने का मैट, जिसको कहते हैं कंपनीज जो मार्केट प्रोवाइड करेंगे, मार्केट मेकर्स होंगे। और ये कंपनियों का स्टेबल होना, तैयार होना, उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि उनके पास तभी वो कंपनी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट जाके कृषकों से शुगर केन खरीद नहीं सकता है कि उसको वो इतने अमाउंट में लाएं, फिर उसका ट्रीटमेंट करे, इथेनॉल बनाए। पॉसिबल नहीं है, चाहे जितना भी स्टेट जितना भी हाथ पैर मार ले, वो नहीं होगा। इसके लिए एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, और शायद एक से ज़्यादा। तो उस स्केल के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लाना, उसका सीड कैपिटल करके तैयार करना, एंड देन उस कमर्शियल कंपनी, जिस कंपनी के पास, जैसे अजय शंकर जी बता रहे थे कि दुनिया में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं है, एक ब्राज़ील के पास है, तो उस तरह की कंपनी बनाना और उस कंपनियों को फिर बाज़ार में ला के, मतलब वो कंपनी ही मार्केट मेकर का काम करेंगे कि सारे ऑयल कंपनीज़ के साथ करेंगे। हम कह सकते हैं कि इसमें
अभी कुछ बात चल रही है कि जैसे HPCL, BPCL जो मार्केटिंग तेल कंपनीज है वही इस काम में आगे आए। हो सकता है आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने उनके ऊपर उजाला स्कीम का भी लोड दिया है, जो सारे गांव में सिलेंडर पहुंचाने वाली जो बात है, सिलेंडर बॉटल्स, उसी में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है। ऐसे तो इसीलिए वो कितने दूर तक इस तरह के चैलेंज को, और ये हम बहुत बड़ी चीज़ चैलेंज की बात कर रहे हैं, उसको संभाल पाएंगे, ये सोचना ज़रूरी है। इसलिए ये सारे प्रैक्टिकल, और ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट इनको अमल में लाके इनको एक जो अगेन जो वर्ड होलिस्टिक आप बात कर रहे थे, वही होलिस्टिक चीज़ सोचना कि ये किस तरह की कंपनी हो सकते हैं जो एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशनल सेटअप सारे देश में बना सके। अभी एक रिलेटेड सेक्टर है, जैसे ईवी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी चर्चा भी वहाँ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम वही देख रहे हैं कि हु आर द कंपनीज जो आके नेशनल लेवल में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बना सके। सिमिलरली इस तरह की चीज़ में किस तरह की कंपनीज आके क्या होना सकती है। तो ओवरऑल मार्केटिंग का जो सवाल है और प्रोक्योरमेंट का, दोनों को मैं साथ में जोड़ के देखता हूँ कि ये कमर्शियल बेसिस में सोचना चाहिए किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इसमें सही बैठेगा, जो इम्प्लीमेंट कर सकता हो। प्रोफेसर विजय, दो चीज़, एक जो बात दोनों ही हमारे मेहमान कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके की रिफाइनरीज की ज़रूरत होगी, हमारे पास क्या उसको लेकर एक सिस्टम या फिर कोई एक, मैं कहूँ कि ऐसा मंच है जो कि उसको कोऑर्डिनेट कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। कुछ लोग हालांकि ये कहते हैं कि देश भर में चीनी मिलों का जाल है और उनका एक अपना सिस्टम है, उसको थोड़ा सा अगर हम सही तरीके से एक स्ट्रीमलाइन करते एक सिस्टम में ले आते हैं तो वो एक विकल्प के तौर पर हो सकता है। कितनी संभावनाएं हैं इसमें? जी, मैं इसमें अपनी तरफ से दो चीज़ें कहना चाहूँगा। उसमें एक ये कि जो इथेनॉल वाला सेक्टर है और जो बायोडीजल वाला सेक्टर है, उसमें थोड़ी बड़ी कंपनियों की ज़रूरत पड़ती है, परंतु इसमें एक तीसरा सेक्टर और जोड़ा गया है जो हमारी बायो एनर्जी पॉलिसी में आया है, वो है बायो CNG का सेक्टर। अगर मैं पिछले 2002 से लगभग 15-16 साल से इस विषय पे काम कर रहा हूँ, और हमने IIT दिल्ली में जो हमारा घरों का खाना का वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट, उससे एक बायोगैस प्लांट हम चला रहे हैं पिछले 20 साल से, और उस बायोगैस को अपग्रेड करके एक मेरी कार है वैगन आर, जो कि पिछले 5 साल से बायोगैस पे ही चल रही है, और जिसने 40,000 किलोमीटर रन बायोगैस पे पूरा कर लिया है। उसका स्टैंडर्ड हमने बायोगैस का BIS स्टैंडर्ड बना लिया है, और उसके बाद में उसका जो एमिजेंस है वो बहुत बढ़िया है, उसकी जो माइलेज है वो बहुत अच्छी है। तो हमारा विजन ये है कि खाली बड़ी कंपनियों पर आधारित ही इकोनॉमी हम डेवलप नहीं कर सकते। हमारे देश में 7 लाख गांव हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो गांव में उपलब्ध हैं इस सब कामों के लिए। क्यों नहीं हम गांवों की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें? और वो किस तरह होगा कि हम बड़ी कंपनियों को कितना MP है, कितने लाख करोड़ रुपए हमने बांट दिए, अगर गांव में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ जो गाय का गोबर है, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है, उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ने स्वच्छ भारत मिशन में एक गोवर्धन स्कीम लॉन्च की है। उसमें आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हर जिले में एक इस तरह का केंद्र बनाया जाएगा जहाँ पे गोवर्धन स्कीम का जो आप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक एग्रो रेजिड्यू, तो एग्रीकल्चर का जो भी वेस्ट है जो गोबर उपलब्ध है, उसके आधार पर आप बायोगैस बनाइए। बायोगैस को हर गांव में या एक गांव के 4-5 के क्लस्टर में उसको अपग्रेड करिए, और कम से कम आपके ट्रैक्टर, आपके 2 व्हीलर्स, आपकी छोटी गाड़ियां आप उससे चलाइए। मैं विजन देख रहा हूं कि अगले आने वाले 5 साल 10 साल में जो मैंने सोचा। सर माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए, जो अपग्रेडेशन चाहिए सिस्टम में, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमारे पास मौजूद है। उसको करने के लिए कंपनियां तैयार हैं अपने आप से, या फिर वो सरकार के भरोसे होगा? नहीं, तो ये इसी विषय को मैं थोड़ा बताना चाह रहा था आपको कि 2 तरह का है। एक जो बड़े लेवल पे इथेनॉल, बायो इथेनॉल और 2G टेक्नोलॉजी है, वो अभी नेशनल स्टेज पे है, वह बड़ी कंपनियों की उसमें ज़रूरत है। मगर जो छोटे लेवल पे बायोगैस अपग्रेडेशन की टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज गाँवों के पास है, टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने डेवलप की, बहुत सारी और कंपनियां उसमें काम कर रही हैं, और अभी पूरे देश भर में कई सारे संयंत्र इस तरह के लग गए हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं, उससे आप बायोगैस बनाइए, अपग्रेड करिए, सिलेंडर में भरिए और अपने व्हीकल को चलाइए, या आप उसको पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो अगर उसमें हर गांव में एक एंटरप्रेन्योर को पकड़ के आप ये टेक्नोलॉजी देते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुछ लाखों में या 1-2 करोड़ रुपए में आपको पूरे गांव का वो टेकन केयर हो सकता है उसमें। और पूरा सिस्टम अगर इस तरह डेवलप हो
तो देखिए कि गांव में रोजगार क्रिएट होगा, उनकी किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके एग्रीकल्चर रेजिड्यूज की वैल्यू बढ़ेगी जी। और हम एक सस्टेनेबल एनर्जी रिलायंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, वो काम कर रहा है ग्राम ऊर्जा स्वराज। गांधी जी ने कंसेप्ट दिया था ग्राम स्वराज का, हम क्या उसको करें आगे कि ले जा रहे छोटी हैं छोटी ग्राम यूनिट ऊर्जा के जरिए स्वराज गांव में आप बदल कि सकते हैं आपकी इसको। लोकल। मैं थोड़ा सा और इसको समझना चाहूंगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सर। अजय सर, जो बात प्रोफेसर विजय कर रहे हैं, बेस के जरिए गांव में छोटी यूनिट स्थापित करके आप एक छोटे से सेगमेंट को या लोकल जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने के लिए क्या वाकई ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है? और अगर नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर मैं देख रहा था कि जो खर्च है, छोटी रिफाइनरी अगर आप लगाते हैं इसको बायोफ्यूल और सब करने के लिए करीब 1000 करोड़ के आसपास की एक छोटी रिफाइनरी में खर्च आता है। और क्या कंपनियां इस तरफ आ रही है, जो इंसेंटिव देने की बात हम कर रहे हैं सरकार की ओर से हो रही है, वो कितना खींच पाएंगे? इसमें इसको दो बकेट्स में देखने की ज़रूरत है। एक है इथेनॉल, जो कि शुगर केन इंडस्ट्री के साथ है। तो शुगर इंडस्ट्री हमारी अच्छे से स्थापित है, तो वहाँ ये तेज़ी से बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। लेकिन वो किसान गन्ना शुगर के मिल को देता है और वहाँ से इथेनॉल का रूट है, तो वो सही ढंग से चल रहा है। लेकिन जो नई नीति में है वो ध्यान उस ओर दिया जा रहा है, और जो दूसरी नीतियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि जो चीज़ें गन्ना के इकोनॉमी के बाहर है, तो गांव में गोबर है, क्रॉप वेस्ट है और क्रॉप्स हैं जिसका आपने जिक्र किया, और वहाँ चुनौती बड़ी है। और अगर हम कामयाब अगर हमें होना है तो हमें दोनों के बीच में समन्वय लाना होगा। तो एक जैसा आप कह रहे थे, एक बड़ी कंपनी हो, सरकार उसकी मदद करे, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर की मदद करे, जो कि टेक्नोलॉजी तकनीक, जो छोटा गांव के स्तर पर प्लांट लगेगा उसका स्टैंडर्डाइजेशन कुछ हो, मैस प्रोडक्शन हो जिसमें कि उसका खर्चा कम हो, उसकी आफ्टर सेल सर्विस आए। जैसे आईआईटी दिल्ली ने अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी निकाली है जी, गैस को सिलेंडर में डालने के लिए, तो अगर हम 7 लाख गाँव में उसको ले जाना चाहते हैं तो बड़ी फैक्ट्रियाँ चाहिए होंगी जहाँ की ये बने, आफ्टर सेल सर्विस हो। दूसरी तरफ हमें ज़रूरत है कि गांव में इसका एक बिजनेस मॉडल बने, जिससे कि कोई इसको लगाए, वो अपनी रोज़ी कमा सके, गांव वालों जिससे वो रॉ मटेरियल खरीदे उनको कुछ पैसा दे सके और बड़े सिस्टम में आ जाए। तो अगर गांव में हमने गैस का सिलेंडर बनाया तो एलपीजी सिलेंडर के जो बाज़ार में मिलता है उससे उसकी कीमत कुछ तुलनात्मक होगी, तभी बिकेगा, नहीं तो बिकेगा नहीं। जी। तो ये एक बड़ा काम है। तो ये बड़ा काम एक बड़ी संस्था कर सकती है, जो कि जैसे आईआईटी दिल्ली में नई टेक्नोलॉजी आई है और कहीं आए, जैसे मैंने मिथनॉल का जिक्र किया, तो वो उस टेक्नोलॉजी को लेके उसका मैस स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट, इकोनॉमिक्स को इस स्तर पर ले आए कि गांव का एक नौजवान उसको लेके कुछ कर सके। तो ये बड़ी चुनौती है। ओके। और इसके लिए जब तक सरकार नेतृत्व नहीं लेगी, किसी अपनी बड़ी कंपनी के साथ या नई कंपनी के साथ या पीपीपी करके किसी निजी क्षेत्र की प्राइवेट कंपनी के साथ, और मेरा मानना है कई कंपनियों के साथ करें सो प्रतिस्पर्धा हो और कंपटीशन हो, क्योंकि 7 लाख गांव में कुछ करना आसान नहीं है। 80 के दशक में बायोगैस को लेके गोबर गैस प्लांट सारे उत्तर प्रदेश में लगे थे, वो कुछ साल में गायब हो गए, क्योंकि ये आफ्टर सेल सर्विस टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है उस पर उतना काम नहीं हुआ था जितना होने की ज़रूरत थी। तो ये एक चुनौती है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस दिशा में कंस्ट्रक्टिव काम जल्दी शुरू हो। जो ये चुनौती सर ने कहा, इसके अलावा क्या और बड़े चैलेंजेस आपको दिखते हैं कि अगर इस पॉलिसी के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने फ्यूल कंजम्पशन या फिर उसके विकल्प के तौर पर हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं? तो चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स रास्ते में आएंगे, लेकिन चैलेंजेस से एक बड़ा मुद्दा चीज़ ये है कि समझना कि एक तो पॉलिटिकल प्रॉमिस होता है। मैं मानता हूँ कि जब जैसे अभी सरकार ने आज जैसे नेशनल बायोफ्यूल्स डे के में बात की और इसमें गांव का स्वावलंबन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह इनकी बात की है, वो सही है, अपने जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन वो कोई मना नहीं कर रहा है किसी गांव में किसी को कि किस तरह का, इस तरह का जिसे कहते हैं वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने का। हो सकता है पहले सरकार इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, अभी उसमें इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और वो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी का जब मामला आता है तो दो चीज़ें, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं मानता कि गांव में एक ऐसा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। गांव के लोग गिनी पिग नहीं है। अगर पहुंचना है तो वहाँ पे
एक्सपेरिमेंट का जगह कहीं और है, और वो फिर ट्राइड एंड टेस्टेड होकर गांव में पहुंचे। क्योंकि गांव में अगर मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट या कोई टेक्नोलॉजी चला जा रहा है, बहुत सारे चलते भी हैं, उसका जो रिस्क है, उसका जो बहुत सारे उनके इनकम कैपेसिटी कम है, उसका भरपाई कौन करेगा? अपने एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ना हो तो जब फाइनलाइजेशन फाइनलाइजेशन में। दूसरी बात यह है कि अगर हम रिलेटेड सेक्टर सोलर सेक्टर की बात करें, सोलर सेक्टर में जितनी तकदीरियाँ और जिस स्केल में अभी बढ़ रहा है, वो बढ़ना तभी शुरू हुआ जब हमने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तैयार किया। उसकी मार्केट मेकिंग कैपेसिटी के वजह से ही सारे देश में सोलर सिस्टम, सोलर बेस्ड प्लांट वगैरह जितने सारे बनने शुरू हैं। इसका काफ़ी श्रेय SCCI को जाता है। इस तरह से हमें सोचना होगा कि ये बड़े इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बट उस तरह का एक जिसे कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके और उसके सहारे अच्छे, क्योंकि उसके पास भी कैपेसिटी भी होगा कि छोटे छोटे जगह से एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं उसको सक्सेसफुल बना के बड़े जगहों पे ले जाना, वही एक कंपनी कर सकते हैं। एक गांव का सिंगल एंटरप्रेन्योर के पास वो कैपेसिटी ही नहीं हो सकता है। उसको बराबर उसको एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर का सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप कह दें कि हाँ भाई रिस्क वगैरह सब कुछ आपके हाथ में और फेलियर भी आप ही के हाथ में, सो सक्सेस फिर बाद में देखा जाएगा, वो बन नहीं सकता है। सो इसीलिए ये मैच मेकिंग के लिए इस तरह का सोचना इस सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। और इस सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इस सेक्टर में जैसे अजय शंकर जी बोल रहे थे कि इसमें ना बहुत बारी बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और लोगों को एक लगा है कि इसमें एक सॉर्ट ऑफ इवेंजेलिकल ज़ील आ गया है कि भाई ऐसे से छोटे छोटे करके हो सकता है। छोटा का मतलब ये नहीं है एनी कॉन्ट्राडिक्शन विद द बिग, बड़ा उसमें बेसिकली ये चाहिए कि सेंटर को एक सपोर्टिंग रेजिम तैयार करना चाहिए और उस रेजिम से वो चलते जैसे अभी ग्रिड बेसिस सोलर सिस्टम है, फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम्स है, रूफटॉप्स है, तो वो एक कड़ी बन गया है। उसी तरह से यहाँ भी एनर्जी में भी इस तरह का सेक्टर में वो कड़ी लाना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, और विकास ऐसा था कि जब बहुत साल पहले जब ये राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू हुई तो उसमें एक प्राविधान था कि 90% जो कॉस्ट है वो ग्रांट दिया जाएगा अगर गांव में कोई डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी जनरेशन का सिस्टम लगाए जिससे कि बिजली गांव को दी जा सके। लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया क्योंकि गांव में जो छोटा आदमी है वो कहाँ से दिल्ली से 90% ग्रांट लेने आएगा और उसको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस इक्विपमेंट के साथ वो गांव के लेवल की बिजली जनरेट करे। तो सारे देश में अगर 10-12 साल में देखें तो गांव में जो डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम है कुछ आए हैं लेकिन सब एड और चैरिटेबल फॉरेन फाउंडेशंस की बदौलत आए हैं। तो हमारा एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए एक संस्था की ज़रूरत है जो कि ये जो टेक्नोलॉजी IIT में है और जो गांव का पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है उसके बीच का जो तालमेल जब तक न हो तब तक बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाएगी। प्रोफेसर विजय, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा। IIT दिल्ली हो या इस तरह के जो संस्थान है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन वाकई ज़मीन पर उतारने में दिक्कत क्या आ रही है? क्या एक ऐसा है जो कि विजय शंकर से कह रहा है कि एक ब्रिज की ज़रूरत है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मिडल कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो कि दोनों के बीच में काम करे, टेक्नोलॉजी जहाँ पर है और जहाँ वाकई उसका इस्तेमाल हो सकता है? इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और ठीक बात को पकड़ा है। हम पिछले 10 वर्ष से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कह रहे थे कि एक बायो एनर्जी कॉरपोरेशन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन की तरह बनाइए। तब जब बायो एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनेगा तो नेचुरली जो इंडस्ट्रीज का बड़ा लेवल आना चाहिए और छोटे लेवल पे जो प्रमोशन होना चाहिए वो आसानी से हो पाएगा, ताकि फंडिंग की दिक्कत नहीं होगी, एंटरप्रेन्योर को पकड़ने की दिक्कत नहीं होगी और जो फील्ड में लगाने की ज़रूरत है उसकी दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए कि आपकी जैसे ही ये सिस्टम डेवलप होने लगा है अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आने लगे हैं। IIT दिल्ली ने हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया महिंद्रा और दूसरी 5-7 इंडस्ट्रीज को, और उन्होंने पूरे देश में जहाँ पे भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से बायोगैस बन पा रही है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बायोगैस बन पा रही है, छोटे गाँव में महिंद्रा ने हमारे कहने पे बायोगैस ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया है। वो अभी CNG ट्रैक्टर उनका डेवलप हो गया है, थोड़े दिनों में उसको बायोगैस में मॉडिफाई करके फील्ड में लगाने लगेंगे। पूरे देश में बायोफ्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि
आपके जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण को रोक पाने की स्थिति में है, जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की स्थिति में है, और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कमिटमेंट है सीओपी में कि हमको अपना ग्लोबल एमिशंस कम करना है, तो उन सब के लिए सबसे सुंदर जो तरीका है वो है बायोफ्यूल को सही तरीके से सही जगह पे उपयोग में लाना। और शायद यही वजह कि सरकार इस पॉलिसी को लेकर आई है वजह सर, लेकिन जो चैलेंजेस हैं जैसे कि आप सब ने कहा उनकी तरफ फोकस करना होगा और टेक्नोलॉजी को कैसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो वाकई में उनकी ज़रूरत से इस्तेमाल कर सकें और वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ना हो बल्कि फाइनल स्टेज पर हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था राज्यों की आर्थिक सेहत और विकल्प। ऋषि शर्मा लिखते हैं कि राज्य सरकारों की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। राज्य में कई ऐसी योजनाओं को चलाया जाता है जिनका फायदा लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता। इन योजनाओं पर काफी धन खर्च होता है। राज्य की सभी ऐसी अनुपयोगी योजनाओं को बंद किया जाना चाहिए और जरूरी योजना ही चलाई जाएं। हमारे एक और दर्शक हैं अनुपम पटेल लिखते हैं कि देश देशांतर का धन्यवाद। हमें अच्छे से जानकारी मिली कि राज्यों पर खर्च का भार कितना अधिक होता है। राज्य सरकारों को समझना होगा कि आप अपने आय से ज्यादा अगर खर्च करेंगे तो वो परेशानी का सबब बन सकता है। लोक लुभावन स्कीम को आखिरी प्राथमिकता पर रखना चाहिए। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय यूं ही आप लिखते रहिए हमारे मेल आईडी पर और हमारे तमाम पुराने कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।